हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डीआई और आरसी करेंगे। डीआई आरसी के बाद जो कल के 3 क्वेश्चन रह गए थे वो भी कर लेंगे आज। तो आज हमारा 24 सितंबर 2020 का क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हम 2020 का 24 सितंबर 2020 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीआई। तो यहाँ पर क्या है कि टेबल दी हुई है। टेबल में सबसे मेन क्वेश्चन पढ़ना होता है, स्टार्टिंग का भी पढ़ना होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ दिया होता है जो क्वेश्चन के ऊपर छुपा होता है। अगर हम उसे नहीं पढ़ते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, तो बाद में हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ क्या है कि द फॉलोइंग टेबल एम्बडीज द डेटा ऑन वेजिटेबल्स प्रोड्यूस्ड ईयर वाइज इन टन, मतलब ईयर वाइज है और टन में है, ठीक है। फॉर अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, मतलब पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर 2014 से लेकर 2019 तक ईयर दिया हुआ है, पोटैटो दिए हुए हैं, टमाटो दिए हुए हैं, ओनियन दिया हुआ है, और किस में दिए हुए हैं, टन में दिए हुए हैं, ठीक है। ये याद रखना है, टन में दिए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इन विच ईयर इज द प्रोडक्शन ऑफ टोमेटो द लीस्ट, मतलब टमाटो कौन से ईयर में सबसे कम प्रोड्यूस्ड हुआ था, ये पूछा हुआ है। टमाटो देखना है, लीस्ट देखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये टेबल है, ये क्या है, ये पोटैटो है, ये टोमेटो है और ये ओनियन है, ठीक है। पोटैटो, टोमेटो, ओनियन, हमें किस में देखना है, टोमेटो में देखना है। और क्या देखना है, सबसे लीस्ट देखना है। तो ये तो 50 है, ये 70, ये 40। ऊपर से हमने 2014 का देखा है तो 50 है, 2015 का 70 है, 2016 में हमारा 40 है। मतलब अब तक जितने भी देखे हैं हमारा, उसमें सबसे लीस्ट जो है वो 40 है। फिर आगे देखते हैं 2017 में 40 से ज़्यादा है, कम है, तो ज़्यादा है, ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। 40 से 2018 में ज़्यादा है, कम है, ज़्यादा है, ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। 40 से 2019 में 90 है हमारा, तो इसका मतलब ये भी हमारा ज़्यादा है, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। तो हमारा रह क्या गया, 2016 में 40 हमारा लीस्ट प्रोड्यूस्ड हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा 40 हमारा आंसर हो जाएगा। 40 कहाँ है, 2016 में है, तो 2016 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन पे आ गए। तो प्रोडक्शन ऑफ टोमेटो द लीस्ट, लीस्ट मतलब 2016 में हुआ था, फोर्थ आंसर हो जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द ग्रोस प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स इन द ईयर 2018, मतलब 2018 में जो ग्रोस प्रोडक्शन मतलब जो टोटल प्रोडक्शन हुई थी वेजिटेबल्स की, वो बतानी है। कब बतानी है, 2018 को देखना है, सॉरी 2018 को देखना है। तो चलिए अभी चलते हैं टेबल पे। 2018 कहाँ पे, 2018 हमारा ये है, और 2018 का क्या करना देखना है हमें, वेजिटेबल्स का देखना है। पोटैटो, टमाटो, ओनियन का कंबाइन देखना है हमें, ठीक है। तो 700 को 7 इसका होगा 700 प्लस 70, ये 700 दिया हुआ है, ये 70 है टोमेटो, और 500 ओनियन, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, कहाँ से देख रही हूँ मैं, 2018 का देख रही हूँ, पूरी वेजिटेबल्स का देख रही हूँ। वेजिटेबल्स में क्या क्या आएगा हमारा, पोटैटो भी आएगा, टोमेटो भी आएगा, ओनियन भी आएगा, ठीक है। ग्रोस प्रोडक्शन पूछा है इसमें, मतलब टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ ये पूछा है। तो 700 में जब हमने 500 को प्लस किया, हमारा क्या हो गया, 1200। 1200 में हमने 70 को प्लस किया तो हमारा आ गया 1270, ठीक है। यही हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। देखते हैं, चलते हैं क्वेश्चन पे। 1270 हमारा आंसर हो गया। तो 1270 हमारा कहाँ पे, फर्स्ट पे, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट राइट हो जाएगा। यहाँ पर ग्रोथ प्रोडक्शन पूछिए। ग्रोथ प्रोडक्शन में जो हमारा 2018 का पूछा है, 2018 में जो पोटैटो थे वो 700 थे, टोमेटो थे वो 70 थे, और जो ओनियन थी वो 500 थी। हमने कुछ नहीं किया है, इसका टोटल कर दिया और टोटल आके हमारा ग्रोथ प्रोडक्शन आ जाएगी, और 1270 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द इंक्रीज इन परसेंटेज, तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज में पूछ रहे हैं ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स, मतलब जो टोटल प्रोडक्शन है वेजिटेबल्स की फ्रॉम ईयर 2018 टू 2019, मतलब को कितनी प्रतिशत इंक्रीज हुई है टोटल प्रोडक्शन वेजिटेबल्स की 2018 से लेके 2019 तक, ये निकालना है हमें, ठीक है। चलो निकालते हैं, टेबल पे चलते हैं। 2018 से लेकर 2019 तक टोटल प्रोडक्शन कितनी इंक्रीज हुई है ये पूछा है। तो 2018 हमारा कहाँ है, ये रहा। 2019 कहाँ है, 2019 हमारा ये रहा।
तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले 2018 का हमने निकाला था, कितना हो गया था 1270 था। जब हमने इसको प्लस किया तो हमारा 1270 आ रहा था, लास्ट क्वेश्चन में ही हमने किया था। आगे देखते हैं 2019 में क्या है। 2019 में 800 और 600 कितना हो गया 1400 प्लस 90, तो ये कितना हो गया 1490। अब हमें क्या निकालना है, प्रोडक्शन की परसेंटेज निकालनी है। टोटल प्रोडक्शन की कितनी इंक्रीज हुई परसेंटेज को निकालना है हमें, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 490, जब हम इंक्रीज का निकालते हैं ना तो हम नीचे डिक्रीज लगाते हैं, ठीक है। जब हम डिक्रीज का निकालते हैं तो नीचे हम इंक्रीज वाला लगाते हैं। तो अभी हमें क्या है, इंक्रीज वाला निकालना है। तो इसमें से माइनस किया 270, ठीक है। 490 में हमने क्या निकाल रहे हैं, हम इंक्रीज वाला निकाल रहे हैं, तो इसलिए क्या लगाएंगे नीचे, डिक्रीज वाला लगाएंगे, ठीक है। जो मिनिमम होगा ना, जिसको हमें माइनस करना है वो वाला हम नीचे लगाएंगे। मतलब जो हमारी वैल्यू कम है, अगर हम इंक्रीज निकाल रहे हैं तो जो वैल्यू हमारी कम है वो नीचे लगाएंगे। अगर हम डिक्रीज निकाल रहे हैं तो जो वैल्यू हमारी ज़्यादा है उसे हम नीचे लगाएंगे, जिसमें से हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे, माइनस किया तो कितना आया 220, यही आएगा। 0 से 0 गए, 9 में से 7 गए 2 एंड 4 में से 2 गए 2, ठीक है। अब 1270 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। मतलब हमने क्या किया है सबसे पहले हमने क्या किया, टोटल जो हमारी प्रोडक्शन है 2018 की उसको प्लस किया, फिर 2019 की हमारी जो टोटल प्रोडक्शन है उसको हमने प्लस किया, फिर उसमें से हमें क्या निकालना है, इंक्रीज निकालना है। इंक्रीज निकालने के लिए हमें पहले माइनस करना पड़ेगा, तभी तो हमारा पता चलेगा कितना इंक्रीज हुआ है। तो हमने 2019 वाले में से 1270 हमने माइनस कर दिया। लेकिन जब हम इसको माइनस करते हैं तो नीचे जो हमारा अपॉन में आता है, जब हम इंक्रीज लगाते हैं तो हमारी जो कम वाली वैल्यू होती है वो नीचे आती है, जब हम डिक्रीज निकालते हैं तो जो हमारी ज़्यादा वाली वैल्यू होती है वो आती है। ये वाली बात ध्यान में रखना है, इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, अगर आप इंक्रीज निकाल रहे हो तो नीचे जो वैल्यू आएगी वो कम वाली आएगी, डिक्रीज निकाल रहे हो तो नीचे जो वैल्यू आएगी वो ज़्यादा वाली आएगी, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है, आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। कट कर देते हैं इसको, ये 0 से ये 0 हो गई। तो आया क्या हमारा, जब हमने 220 को, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, जब हमने इस 220 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 2200 इज अपॉन में 127, ठीक है। जब हम 127 से 2200 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 17.32%। ये मैंने पहले डिवाइड कर रखा है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आप डिवाइड करके देखना, क्योंकि आप जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं या फिर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए डिवाइड करना है आपको। डिवाइड करके देखना है आपका ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमारा क्या आया 17.32%, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन का आंसर हमारा आ चुका है, कहाँ है 17.2%, ये 4th ऑप्शन है, तो 4th ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इन विच ईयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ वेजिटेबल इज मैक्सिमम, ठीक है। तो जितने ईयर यहाँ पे दिए हुए हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। तो हमारा क्या है 16 है, 16, 17, 18, 19, इसको प्लस करके देखना है हमें, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको देख लेते हैं, चलो। तो क्या था हमारे क्वेश्चन में, 16 था, 17 था, 18 था, 19 था। 18 का हमने करके देख लिया था, 1270 आ रहा था, ठीक है। 2019 का हमने किया था तो हमारा क्या आ रहा था 1490 आ रहा था। अब हमें ये वाला करना है तो 400 ये वाला प्लस करना है। 400 में 100 प्लस किया 500, 500 में 80 प्लस किया 580, और फिर अभी हमें ये वाला करना है तो 300 में 40 प्लस किया, 300 में 100 प्लस किया
कितना हो गया 400, 400 में 40 प्लस क्या हमारा 440 हो गया, ठीक है। और पूछा क्या था कि कौन से ईयर में मैक्सिमम हो रहा है, तो कौन सी ईयर में इन ईयर्स में से मैक्सिमम हो रहा है 2017, 18, 19 में से 2019 का मैक्सिमम हो रहा है 1490। तो यहाँ से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 1490 या फिर 2019 का, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये हमारा 2016 का था, ये हमारा 2017 का था, ये हमारा 2018 का था और ये हमारा 2019 का था। तो ज़्यादा कौन सा हो रहा है 2019 में हो रहा है 1490। तो यहाँ से हमारा जो आंसर होगा वो, मैं इसको पहले इरेज करती हूँ। तो यहाँ से जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा 2019 होगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इनफैक्ट ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था पर ये उसमें इंक्लूड नहीं हो पाया पीडीएफ में, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे लेके आई हूँ। तो ये हमारा इन विच ईयर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ पोटैटोज इज लेस देन दैट ऑफ एवरेज प्रोडक्शन। मतलब इसमें पूछा गया है कि किस वर्ष आलू का जो उत्पादन था वो लेस रहा, मतलब उसकी एवरेज प्रोडक्शन से, मतलब उसकी एवरेज, पहले क्या है हमें एवरेज निकालनी है प्रोडक्शन की, फिर उसके बाद हमें देखना है कि किस किस ईयर में किस किस साल में जो पोटैटो है उसका एवरेज से प्रोडक्शन से कम रहा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे टेबल है, डिलीट कर देती हूँ। आलू कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसको हमने प्लस किया। जब इनको हमने प्लस करना है, ठीक है, मतलब जितनी भी ईयर की प्रोडक्शन है सारे ईयर की आलू की प्रोडक्शन को हमने क्या करना है प्लस करना है। हमने इसको प्लस किया, हमारा आया 0, यहाँ पे बताती हूँ 0 आया, फिर उसके बाद फिर 0 आया, फिर उसके बाद हमारा 5 4 2 7 7 3 10 10 1 11 11 7 11 और 7 18 18 18 क्या हो गया 24 नहीं 26। तो हमारा क्या आ गया 26, ठीक है। ये आ गया। कितने ईयर्स हैं ये, एवरेज हम जब भी निकालते हैं ना सबको प्लस करके, जितने भी ईयर्स होते हैं फिर जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं उनको देख के कि 6 वैल्यू हैं 7 वैल्यू हैं 8 वैल्यू है, उसमें से उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये हमने प्लस कर लिए, ये सारे हमने प्लस कर लिए ये वाले। अब हम इनको ईयर को गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, फिर 2 बचा पॉइंट लगा दिया 0 लगा ली, 6 3 जा 18, फिर 6 3 जा 18, तो ये इस पे जाएगा 433 3.33। अब हमें देखना है, मैं इसको अरेंज करती हूँ। अब हमें देखना है कि 433 से मतलब कम कौन सा है, ठीक है। मतलब ज़्यादा वाला नहीं देखना है, कम वाला पूछा है ना कि किस साल एवरेज ईयर से प्रोडक्शन कम रही। तो ये 200 कम है, 200 कम है 433 से, बिल्कुल कम है। 500 कम है, नहीं 500 ज़्यादा है, इसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो 2014 आ गया हमारे पास। 300 कम है, बिल्कुल कम है, तो ये हो जाएगा। 100 कम है, 100 हमारा कम है। 700 क्या है, 700 हमारा ज़्यादा है, तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। इससे देखना है कंपैरिजन, इससे ज़्यादा नहीं देखना है, कम वाला देखना है हमें, ठीक है। अगर 434 भी होगा तो वो ज़्यादा हो गया, उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। और 800 को भी हमने एलिमिनेट कर दिया। तो हमारे पास कौन सा ईयर आ गया 2014, 16 एंड 17, मतलब 2014, 16, 17 में प्रोडक्शन कम हुई थी एवरेज प्रोडक्शन से। तो यहाँ से हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर 2016, 14 एंड 17 में प्रोडक्शन कम हुई थी। तो यहाँ से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए अभी हम डीआई करते हैं, सॉरी डीआई नहीं आरसी करते हैं। जो मैं आरसी करती हूँ तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद मैं पैसेज पे जाती हूँ। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज़ द करंट स्ट्रेटेजी ऑफ बिजनेस टू बिजनेस मैनेजर्स
तो बिजनेस टू बिजनेस मैनेजर जो होते हैं उनकी करंट स्ट्रेटेजी क्या है? ऑप्शन है हमारा सर्चिंग फॉर न्यू बिजनेस स्पेस, एक्सप्लोरिंग न्यू कस्टमर रिलेशन, लेस डिपेंडेंस ऑन सोशल मार्केटिंग, या फिर मोर एंड मोर यूज ऑफ डिजिटल बिजनेस। ठीक है, यहाँ से करते हैं। चलिए अब चलते हैं पैसेज पे। और हिंदी वालों के लिए जैसे इंग्लिश वालों का ख़त्म हो जाएगा पैसेज, फिर उसके बाद मतलब जो आरसी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद हिंदी वालों के लिए भी आ जाएगी। क्वेश्चन क्या था हमारा? व्हाट इज़ द करंट स्ट्रेटेजी ऑफ बिजनेस टू बिजनेस मैनेजर्स? तो मोर जनरली टूडेज बिजनेस टू बिजनेस मार्केटर्स आर यूजिंग अ वाइड रेंज ऑफ डिजिटल एंड social marketing approaches from website, blogs and smartphone apps to mainstream social networks such as Facebook, LinkedIn, YouTube and Twitter to reach business customers and manage customer relationship anywhere anytime। तो हमारा यहाँ से आ गया बिजनेस टू बिजनेस मार्केटर आर यूजिंग अ वाइड रेंज ऑफ डिजिटल। तो अब दोबारा से हम उस पर चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहाँ था हमारा? क्वेश्चन यहाँ था व्हाट इज द करंट स्ट्रेटेजी ऑफ बिजनेस टू बिजनेस मैनेजर? सर्चिंग फॉर न्यू बिजनेस स्पेस, नहीं ये हमने पढ़ा ही नहीं है अभी। एक्सप्लोरिंग न्यू कस्टमर रिलेशन, ये भी हमने नहीं पढ़ा है। लेस डिपेंडेंस ऑन सोशल मार्केटिंग, ये भी नहीं पढ़ा है। मोर एंड मोर यूज ऑफ डिजिटल बिजनेस, तो हमने ये पढ़ा है ना अभी, पहली ही लाइन में था हमारी में कि डिजिटल मार्केटर्स आर यूजिंग अ वाइड रेंज ऑफ डिजिटल। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ वर्ड्स को वर्ड से मिलाना है, तो वहीं से हमारा आंसर आ जाता है। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द बेनिफिट्स ऑफ ई प्रोक्यूरेंट आर। तो बेनिफिट्स ऑफ ई प्रोक्यूरेंट आर कॉस्ट रिडक्शन, क्विक डिलीवरी, लॉन्गर टाइम ऑफ फॉर स्ट्रेटेजिक प्रोक्यूरमेंट, या फिर एम्पैथिक परचेज। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है? ई प्रोक्योरमेंट ढूंढना है। ई प्रोक्योरमेंट ढूंढेंगे हम, तभी हमें उसके बेनिफिट्स का पता चलेगा। चलिए पैसेज पे चलते हैं। हमने पढ़ लिया था एनीवेयर एनी टाइम, यहाँ तक पढ़ लिया था। डिजिटल एंड सोशल मार्केटिंग हैज़ रैपिडली बिकम द न्यू स्पेस फॉर एंगेजिंग बिजनेस कस्टमर्स। बिजनेस टू बिजनेस ई प्रोक्योरमेंट यील्ड मैनी बेनिफिट्स, ये मिल गया हमें। अब देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं। First, it saves transaction cost and result in more efficient purchasing for both buyers and suppliers। मतलब क्या है कि जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है और रिजल्ट इन मोर एफिशिएंट परचेजिंग फॉर बोथ बायर्स एंड सप्लायर्स। ई प्रोक्यूरेंट रिड्यूस द टाइम बिटवीन ऑर्डर एंड डिलीवरी, मतलब टाइम को रिड्यूस करता है ऑर्डर एंड डिलीवरी के बीच में। एंड वेब पावर्ड परचेजिंग प्रोग्राम एलिमिनेट द पेपर वर्क को एलिमिनेट करता है, रिड्यूस द टाइम करता है। एसोसिएशन विद ट्रेडिशनल रिक्वेशन एंड ऑर्डरिंग प्रोसीजर एंड हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन कीप बेटर ट्रैक ऑफ ऑल परचेजेस। फाइनली बाइंड द कॉस्ट एंड टाइम सेविंग। कॉस्ट एंड टाइम सेविंग करता है, मतलब कॉस्ट रिडक्शन कर रहा है, हमने पढ़ा था क्वेश्चन में। ई प्रोक्यूरमेंट फ्रीज परचेसिंग पीपल फ्रॉम ए लोड ऑफ drudgery and paperwork. In the turn, it frees them to focus on more strategic issues such as finding better supply source and working with suppliers to reduce cost, develop new product। मतलब कॉस्ट को रिड्यूस करता है और न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करता है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया? जो ई प्रोक्यूरमेंट होता है वो रिड्यूस करता है टाइम को, डिलीवरी ऑर्डर को के बीच जो टाइम ज़्यादा लगता है वो कम करता है, पेपर वर्क को एलिमिनेट करता है, कॉस्ट एंड टाइम सेविंग करता है, एंड कॉस्ट को रिड्यूस करता है। ठीक है, ये सब पढ़ा है। अब देखते हैं क्वेश्चन। तो बेनिफिट ऑफ ई प्रोक्यूरमेंट आर कॉस्ट रिडक्शन, हमने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। क्विक डिलीवरी, बिल्कुल है, जब टाइम सेव करेगा तो डिलीवरी क्विक होगी। लॉन्गर टाइम फॉर स्ट्रेटेजिक प्रोक्यूरमेंट, ये हमने पढ़ा था, ये हमने नहीं पढ़ा था। एपेथिक परचेज, ये भी हमने नहीं पढ़ा। तो डी हमारा एलिमिनेट हो गया, ए एंड बी हो गया। सी हमारा एलिमिनेट हो गया, डी हमारा एलिमिनेट हो गया, और ए एंड बी हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो गया। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट कैन बी अ स्ट्रेटेजिक इशू एज ए रिजल्ट ऑफ लेस पेपर वर्क। लेस पेपर वर्क का रिजल्ट क्या होगा? मतलब क्या स्ट्रेटेजिक इशू होते हैं जब हमारा पेपर वर्क लेस हो जाता है? ट्रांजैक्शन एनालिसिस, ये हमने पढ़ाई नहीं है वैसे भी, ये अलग
कंसेप्ट हो गया। मोर इन्वेस्टमेंट फॉर सप्लाई, मोर इन्वेस्टमेंट सप्लाई, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, इम्पोर्टेंस टू ट्रेडिशनल कस्टमर रिलेशन। ट्रांजेक्शन एनालिसिस तो हमारा एलिमिनेट हो गया और यहाँ से एक ऑप्शन और एलिमिनेट हो जाता है, वो है इम्पोर्टेंस टू ट्रेडिशनल कस्टमर रिलेशन, क्योंकि डिजिटल ईरा की बात हो रही है, डिजिटल मार्केट की बात हो रही है, तो जो ट्रेडिशनल कस्टमर रिलेशन है उसको इम्पोर्टेंस की बात तो हो ही नहीं सकती। तो यहाँ से ये फोर्थ ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। फर्स्ट और फोर्थ एलिमिनेट हो गया, हमारे पास सेकंड और थर्ड ऑप्शन बचा है। तो चलिए देखते हैं पैसेज में जाके। तो ऑप्शन में हमारे दो ऑप्शन और थे। दो ऑप्शन कौन से थे? मोर इन्वेस्टमेंट फॉर सप्लाई एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमें इन दोनों के कीवर्ड ढूंढने, या तो हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट का कीवर्ड होना चाहिए, फिर मोर इन्वेस्टमेंट फॉर सप्लाई। तो यहाँ पे देखते हैं हम, ई प्रोक्योरमेंट फ्रीज परचेजिंग पीपल फ्रॉम ए लॉट ऑफ ड्रगेरी एंड पेपर वर्क. In turn, it frees from them to focus on more strategic issues such as finding better supply source and working with supplier to reduce costs and develop new product. ये आ गया हमारा। तो यहाँ से हमारा यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कीवर्ड को हमें मिलाना होता है। कई बार क्या होता है कि कुछ इनडायरेक्ट पूछा होता है लेकिन कीवर्ड उसमें दिए होते हैं, तो वो कीवर्ड हमें मिलाने होते हैं, मैच करने होते हैं। तो यहाँ से हमें कीवर्ड मिल गया डेवलप न्यू प्रोडक्ट। तो वहाँ पर हमारा ऑप्शन था ना, सी ऑप्शन था, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, ये थर्ड ऑप्शन था ना हमारा, तो यहाँ से डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी द मेन इशू विद ई प्रोक्यूरेंट वाइज पावर ऑफ इंटरनेट। यहाँ पर इंटरनेट है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा डिफरेंट परचेज फॉर बोथ बायर्स एंड सप्लायर्स, शेयरिंग बिजनेस डाटा विद कस्टमर्स, कंपिटिटिव सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स, बेटर परचेज डील। पैसेज को यहाँ से देखिए, मैनी बायर्स नाउ यूज़ द पावर ऑफ द इंटरनेट, मतलब काफ़ी सारे जो बायर्स होते हैं वो इंटरनेट की पावर को यूज़ करते हैं टू पिट सप्लायर्स अगेंस्ट वन अनोदर एंड सर्च आउट बेटर डील्स। मतलब एक जो सप्लायर है वो क्या है कि अगर 500 रुपये की चीज़ दे रहा है, तो वो जो बायर्स होंगे उसी चीज़ को कम पैसों में खरीदने के लिए अनोदर जो अलग सप्लायर होंगे उनको सर्च करेंगे। तो इससे क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ा। तो हमारा एक उसमें 14 जो हमारा अभी क्वेश्चन था उसमें एक हमारा जो ऑप्शन था वो था कॉम्पिटिटिव सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा सी। यहाँ से हमारा आंसर हो जाता है सी। द फोकस ऑफ द पैसेज इज ऑन द पावर ऑफ सप्लायर्स। सप्लायर्स की पावर पे था जो पैसेज का फोकस था। बेसिक बिजनेस डाटा एनक्रिप्शन, जो बिजनेस डाटा एनक्रिप्शन पर था। द सप्लाई साइड ऑफ बिजनेस पे था। द क्रिटिकल फीचर्स ऑफ ई प्रोक्यूरमेंट। तो अभी तक आपको पता चल गया होगा जो पैसेज का फोकस था वो ई प्रोक्यूरमेंट पे था, डिजिटल मार्केट पे था। तो डिजिटल मार्केट, ई प्रोक्यूरमेंट सब एक सेम ही होता है। तो यहाँ से जो हमारा आंसर होगा द क्रिटिकल फीचर्स ऑफ ई प्रोक्यूरमेंट। ठीक है, बाकी सारे के सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। बेसिक बिजनेस डाटा एनक्रिप्शन अभी तक हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा। द पावर ऑफ सप्लायर्स नहीं पढ़ा। द सप्लाई साइड्स ऑफ बिजनेस ये भी नहीं पढ़ा। तो क्या कहाँ था हमारा ई प्रोक्यूरमेंट, हमने काफ़ी बार पढ़ा, तो इस पर ही था फोकस। तो यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये हिंदी वालों के लिए, हिंदी वालों का जब पैसेज खत्म हो जाएगा उसके बाद हम जो कल 3 क्वेश्चन बच गए थे वो करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। अभी हिंदी वालों के लिए ये पैसेज खत्म कर देती हूँ मैं, फिर उसके बाद वो 3 क्वेश्चन करेंगे। तो हिंदी वालों के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्य की सोच रखने वाले प्रबंधकों की वर्तमान रणनीति क्या होगी। पैसेज पे चलते हैं। वर्तमान में अपेक्षाकृत अधिकतर वाणिज्य की सोच रखने वाले विपणनकर्ता किसी भी जगह किसी भी समय व्यावसायिक उपभोक्ताओं तक पहुंचने, बनाने, उपभोक्ताओं संबंधों को प्रबंधित करने के प्रयोजन से वेबसाइट, ब्लॉग, स्मार्टफोन ऐप से लेकर मुख्य धारा के सोशल नेटवर्कों फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, ट्विटर जैसे व्यापक डिजिटल एंड सोशल विपणन उपागमों का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहीं से हमारा आंसर आ जाता है। सोशल विपणन पर अपेक्षाकृत डिजिटल व्यवसाय का अधिक से अधिक प्रयोग, मतलब डिजिटल के ऊपर है। वाणिज्य की सोच रखने वाले प्रबंधकों की वर्तमान रणनीति क्या है कि डिजिटल व्यवसाय का अधिक से अधिक प्रयोग। तो यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाता है।
ई प्रापणन के लाभ, मतलब जिसमें हमारा पेपर यूज़ नहीं होता है उसके क्या लाभ हैं, कि मतलब सब कुछ डिजिटल हो उसके लाभ पूछे हैं। लागत कटौती, शीघ्र सुपुर्दगी, महत्वपूर्ण खरीद हेतु लंबा समय, या फिर समानुभूतिक खरीद। पैसेज पे चलते हैं। यहाँ से देखिए हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, अभी यहाँ से पढ़ते हैं। डिजिटल और सोशल विपणन व्यावसायिक उपभोक्ताओं को शामिल करने हेतु बहुत तेज रफ्तार से एक नया मंच बना है। वाणिज्य से वाणिज्य विपणन के अनेक लाभ हैं। ठीक है, लाभ ही पूछे हैं। प्रथमतः इसमें लेन देन की लागत कम होती है, ये आ गया। इसकी परिणति क्रेता और आपूर्तिकर्ता दोनों के लिए अपेक्षाकृत अधिक कुशल खरीद में होती है। ई प्रमाण से ऑर्डर प्राप्त होने और स्पूर्दगी के बीच का समय घटता है तथा वेब आधारित खरीद कार्यक्रमों से पारंपरिक मांग पत्र ऑर्डर प्रक्रियाओं से जुड़ी कागजी कार्य समाप्त होता है तथा इससे किसी संगठन को अपनी सभी खरीद का बेहतर लेखा जोखा रखने की सहायता मिलती है। लागत व समय की बचत होती है। ई प्रमाण विक्रेताओं को कड़े परिश्रम और कागजी कार्रवाई से मुक्त करता है। फलतः यह उन्हें अपेक्षाकृत कहीं अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों तथा बेहतर आपूर्ति स्रोतों का पता लगाने तथा लागत घटाने और नए उत्पाद विकसित करने हेतु आपूर्तिकर्ताओं के साथ काम करने के लिए आज़ादी प्रदान करता है। ठीक है, तो हो गया इसका, क्या हो गया, ए और बी हो गया, क्योंकि लागत कटौती करता है, ये हमने पढ़ा था अभी। लागत कटौती करता है और शीघ्र स्पूर्दगी मतलब काम को जल्दी से खत्म करता है, तो ए एंड बी हो गया। सॉरी, ए एंड बी हो गया यहाँ से, तो यहाँ से हमारा ए एंड बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कम कागजी कार्रवाई के परिणाम के रूप में कौन सा महत्वपूर्ण मुद्दा है? तो सौदा विश्लेषण, ये तो होगा ही नहीं, ये तो हमने अभी तक पढ़ा भी नहीं है, और वैसे भी सौदा विश्लेषण हो नहीं सकता है। आपूर्ति हेतु अपेक्षाकृत अधिक निवेश, ये हो सकता है क्योंकि ये डिजिटल के ऊपर है, तो ये हो सकता है हमारा। नए उत्पाद विकसित करना, ये हो सकता है। पारंपरिक उपभोक्ताओं संबंध को अधिक से अधिक महत्व देना, ये तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, बिकॉज क्या है कि पारंपरिक के ऊपर नहीं है, ये डिजिटल इरा चल रहा है यहाँ पर, तो सब कुछ क्या है कि आधुनिक होगा। तो देखिए ये हमने कर लिया था, ये देखिए नए उत्पाद विकसित करने के लिए, यहाँ से देखिए नए उत्पाद विकसित करने हेतु आपूर्तिकर्ताओं के साथ काम करने के लिए आज़ादी। तो यहाँ पर क्या होगा, नए उत्पाद विकसित करने हेतु करना, नए उत्पाद विकसित करना, तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वहाँ पर थर्ड हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड तो हमारा एलिमिनेट हो गया था, थर्ड ऑप्शन है, तो यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट एंड फोर्थ हमारा एलिमिनेट हो गया था। इंटरनेट की ताकत के संदर्भ में ई प्रमाण का मुख्य मुद्दा क्या हो सकता है? क्रेता और विक्रेता दोनों के लिए अलग अलग खरीद, उपभोक्ताओं के साथ व्यावसायिक आंकड़े साझा करना, उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक आपूर्ति, या फिर बेहतर खरीद सौदे। ये देखिए यहाँ से अनेक क्रेताएं अब इंटरनेट की ताकत का प्रयोग खरीद दर खरीद आधार पर आपूर्तिकर्ताओं के आमने सामने रखने और बेहतर सौदा, उत्पादों एवं सौदे में लगने वाले संपूर्ण समय की छानबीन करने के लिए करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक चीज़ 500 रुपये की मिल रही है तो वो कोशिश करेंगे कि हम और बायर्स के पास जाएं इंटरनेट के थ्रू और कम में चीज़ खरीदो। इसमें क्या हो गया, प्रतिस्पर्धा होगी, तो यहाँ से हमारा जो आंसर होगा वो प्रतिस्पर्धा होगी। इनडायरेक्ट क्वेश्चन आया है ये, तो यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है। उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक आपूर्ति, मतलब कम से कम खरीदने के लिए जो बायर्स होते हैं वो उत्सुक होते हैं, इसलिए क्या है कि एक साइड पे जाएंगे, दूसरे साइड पे जाएंगे, तीसरे साइड पे जाएंगे, और ये क्या है कि कंपटीशन को बढ़ाता है। अनुच्छेद में किस बात पर बल दिया गया है? आपूर्तिकर्ताओं की ताकत, बुनियादी बिजनेस डाटा एनक्रिप्शन, व्यवसाय का आपूर्ति पक्ष, या ई प्रमाण की मुख्य विशेषता है। तो ये जो बल दिया गया है वो ई प्रमाण पर दिया गया है, तो यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाता है। चलिए देखते हैं, कल के 3 क्वेश्चन बच गए थे वो देख लेते हैं। जो कल के 3 क्वेश्चन बच गए थे उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन ये है, तो लिस्ट 1 लिस्ट 2 को क्या मैच करना है। फर्स्ट जो लिस्ट 1 है उसमें स्टेज ऑफ वैल्यू डेवलपमेंट दी गई है, मतलब वैल्यू जो डेवलपमेंट होती है उसकी स्टेजेस दी गई हैं, और सेकंड में क्या है, एग्जांपल दिए गए हैं उसके फॉर्मेशन वैल्यूज़ के एग्जांपल दिए गए हैं। और फर्स्ट में है हमारा ए में है हमारा स्टेज 1 जो वैल्यू कलेक्शन होता है, बी में स्टेज 2 है वैल्यू असेसमेंट, सी में स्टेज 3 है जिसमें वैल्यू क्लैरिफिकेशन है, एंड डी में क्या है स्टेज 4 है, फोर्थ है वैल्यू कंसोलिडेशन। तो
तो सबसे पहले तो आपको ये जो स्टेज है ये लर्न करनी है, मतलब ये सीक्वेंस में लगाना आ सकता है आगे वाले एग्जाम में। तो आपको ये लर्न करनी है कि स्टेज 1 में हमारा वैल्यू कलेक्शन होता है, स्टेज 2 में हमारा वैल्यू असेसमेंट है, स्टेज 3 में हमारा वैल्यू क्लैरिफिकेशन है, स्टेज 4 में हमारा क्या है, वैल्यू कंसोलिडेशन होता है। ठीक है, कंसोलिडेशन होता है हमारा डी में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये याद करना सीक्वेंस में लगाना है, क्योंकि असेसमेंट से आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि वैल्यू असेसमेंट हमारा लास्ट में आएगा या पहले। तो हर चीज़ की जो सीक्वेंस होती है, आप सोचते हो कि असेसमेंट लास्ट में आता है, तो ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसमें क्या है कि असेसमेंट बीच में भी आता है। तो यहाँ से ये वाला आप याद कर लेना, स्टेज ऑफ वैल्यू डेवलपमेंट। तो स्टेज 1 में वैल्यू कलेक्शन, स्टेज 2 में वैल्यू असेसमेंट, स्टेज 3 में वैल्यू क्लैरिफिकेशन, स्टेज 4 में वैल्यू कंसोलिडेशन। ठीक है, तो स्टेज 1 वैल्यू कलेक्शन, स्टेज 1 वैल्यू कलेक्शन में क्या होगा, वैल्यू कलेक्शन में हम क्या करते हैं, कहाँ से कलेक्ट करते हैं वैल्यू को हम या तो अपने एडल्ट से कलेक्ट करते हैं, या फिर पेरेंट्स से कलेक्ट करते हैं, या फिर टीचर से कलेक्ट करते हैं। तो ए का हमारा 2 हो जाएगा, ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग द एडल्ट बिहेवियर्स एंड पार्टिकुलरली पेरेंट्स। तो ए का 2 कहाँ है, ए का 2 हमारा थर्ड ऑप्शन में। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, बट फिर भी बाकी के भी हम देखेंगे। फिर है हमारा स्टेज 2 वैल्यू असेसमेंट। स्टेज 2 में हम क्या करते हैं, चूजिंग द इम्बिबिंग द वैल्यूज 1 चेरीज। मतलब हम क्या है कि हमारे पास काफ़ी सारी वैल्यूज़ होती हैं, उसमें से हम क्या है कि चूज़ करते हैं और फिर उसमें से एक वैल्यू को हम आत्मसात कर लेते हैं। मतलब काफ़ी सारी में से एक हम चूज़ करेंगे, फिर उसकी में से एक हम अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, तो वो हमारी वैल्यू असेसमेंट होती है। तो बी का 1 हो गया। सी का क्या है, स्टेज 3 वैल्यू क्लैरिफिकेशन। तो सी का हमारा 4 हो जाएगा। क्लैरिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि फाइंडिंग आउट गैप्स इन वैल्यूज प्रीच्ड एंड प्रैक्टिस। मतलब प्रीच्ड एंड प्रैक्टिस वैल्यूज जो होती हैं उनके बीच का हम गैप फाइंड करते हैं क्लैरिफिकेशन में। तो ये भी आना चाहिए, वैल्यू क्लैरिफिकेशन क्या होता है, फाइंडिंग आउट गैप्स इन वैल्यू प्रीच्ड एंड प्रैक्टिस। ठीक है, तो उसमें हम गैप को फाइंड आउट करते हैं। वैल्यू कंसोलिडेशन में क्या होता है, डी का थर्ड में क्या है, उसमें हम कंसोलिडेशन में हम प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रिडिक्टिबिलिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज अश्योर्ड। मतलब ह्यूमन बिहेवियर की जो प्रिडिक्टिबिलिटी होती है वो कंसोलिडेशन में होती है, वैल्यू कंसोलिडेशन में। तो ये हमारा 4th स्टेज हो जाएगी, और ये हमारी स्टेज 4 वैल्यू कंसोलिडेशन हो जाती है। और प्रिडिक्टिबिलिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज अश्योर्ड ये हमारा ऑप्शन हो जाता है, मतलब डी का हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो गया। हिंदी वालों के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर सूची 1 दी गई है, सूची 2 दी गई है। तो पहले तो आप चरण याद कर लेना। एक मूल्य संग्रहण, तो ए का हमारा क्या है, 2 है। हम जो मूल्य संग्रहण करते हैं वो अपने बड़ों से करते हैं या फिर माता पिता से करते हैं, फिर अध्यापक से करते हैं। तो ए का हमारा 2 हो गया। वयस्कों विशेषकर माता पिता के व्यवहारों का प्रेक्षण करना और उनका अनुकरण करना। ठीक है, बी का हमारा 1 हो गया। चरण 2 में हमारा मूल्यांकन आता है। और मूल्यांकन हम किसे करते हैं कि किसी हमारे पास वैल्यू होती है, हम उसमें से एक को चुनते हैं और फिर उसका आत्मसात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मूल्यांकन हो जाता है। बी का हमारा 1 हो जाएगा। सी का हमारा चरण 3 मूल्य स्पष्टीकरण। मूल्य स्पष्टीकरण में हम क्या करते हैं कि कुछ हमारे पास उपदेश होते हैं, उन पर हम अमल करते हैं और उनका हमें अंतर होता है, अंतर देखते हैं। मतलब हम सबके सब अपने पास नहीं रख देते हैं। अगर हमें काफ़ी सारे उपदेश मिलते हैं, उसमें हम क्या है कि काफ़ी सारे उपदेशों में से हम किसी एक पर अमल करते हैं और फिर उस एक को भी मतलब उनका जो गैप होता है वो फाइंड आउट करते हैं कि उनमें गैप क्या है। डी का हमारा 3 हो जाता है मूल्य समेकन। मूल्य समेकन में क्या होता है, मानव व्यवहार के बारे में भावी कथ्यता सुनिश्चित करना। ठीक है, ये हमारा डी का 3 हो जाता है। ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा यहाँ से हमारा। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट रिलेटेड टू उपनिषदिक ट्रेडिशन। उपनिषद की जो ट्रेडिशन थी उससे 2 स्टेटमेंट ली गई हैं। स्टेटमेंट 1 हमारी पराविद्या मीन्स नॉलेज दैट ट्रांजेक्शन ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो मैं एक बात बता देती हूँ, उपनिषद में 2 नॉलेज दी गई हैं, जिसमें से एक नॉलेज हमारी पराविद्या है और दूसरी हमारी अपराविद्या है। पराविद्या हमारी वो नॉलेज होती है जो ह्यूमन एक्सपीरियंस से मतलब परे होती है, उस पर बेस नहीं होती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट सही हो जाती है, क्योंकि पराविद्या मीन्स नॉलेज दैट ट्रांजेक्शन ह्यूमन एक्सपीरियंस से परे है।
ठीक है। अपराविद्या मीन्स नॉलेज बेस्ड ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंस, ह्यूमन एक्सपीरियंस पर बेस होती है अपराविद्या, तो ये भी हमारे सही है। स्टेटमेंट दोनों हमारी सही हो जाती है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 ट्रू। हिंदी वालों के लिए उपनिषद परंपरा से 2 कथन लिए गए हैं, जिसमें एक कथन हमारा पराविद्या का अभिप्राय वह ज्ञान है जो मनुष्य के अनुभवों से परे है, बिल्कुल सही है। अपराविद्या का अभिप्राय उस ज्ञान से जो मनुष्य के अनुभव पर आधारित है, ये बिल्कुल सही है। उपनिषद परंपरा में 2 ज्ञान दिए हुए हैं, जिसमें से एक पराविद्या है और एक अपराविद्या। पराविद्या वह ज्ञान है जो मनुष्य के अनुभवों से परे है, मतलब जो मनुष्य के अनुभवों में आधारित नहीं है। काफ़ी सारे लोग क्या है कि समाधि लग जाती है, कोई मतलब बहुत जो आगे चला जाता है, वो हमारी पराविद्या होती है। और अपराविद्या वो होती है जो हमारे अनुभव पर आधारित है, जो हमें करते करते आती है। ठीक है, तो वो हमारी कथन 2 हो गया। तो हमारा कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हो गए। यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ एंट्रीज दी हुई हैं और उन एंट्रीज में से हमें बताना है कि कौन सी एंट्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद कोऑर्डिनेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स इन इंस्टीट्यूशंस फॉर हायर एजुकेशन। मैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के डिटर्मिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन एजुकेशन, रिसर्च और साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से डील करती है। ठीक है, एंट्री 63, एंट्री 64, एंट्री 65, एंट्री 66, तो वो हमारी एंट्री 66 है। तो यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रविशिष्ट में उच्च शिक्षा संस्थानों, अनुसंधानों संस्थाओं, वैज्ञानिकों, तकनीकी संस्थाओं के मानकों के समन्वय और निर्धारण का उल्लेख है? तो वो है हमारी प्रविशिष्ट 66। तो यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाता है। तो यहीं पे मेरी वीडियो खत्म होती है और आज हमारा 24 सितंबर 2020 की फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर खत्म हो गया है। कल से हम 24 सितंबर 2020 की सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।